तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे एसएससी जीडी एग्ज़ाम का जीके जीएस का क्वेश्चन। दोस्तों, हमारा टारगेट है कि आप 25 में से 25 मार्क्स जीके जीएस में उठाएं, इसलिए हमारे द्वारा ये सेट लाया जा रहा है और इस सेट में जितने भी क्वेश्चन होंगे वे आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य है। दोस्तों, यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 100% आपके एग्जाम में छपने वाला है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कि वर्तमान में जो मौलिक कर्तव्य हैं वह टोटल 11 हैं। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। मूल रूप से संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे, इन्हें 1976 में 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, जो शुरू में 10 थे, लेकिन 86वें संशोधन द्वारा, जो कि 2002 में हुआ था, 11वां कर्तव्य शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया। अतिरिक्त तथ्य में आप देखेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, समिति जो है सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। ये आपको याद रखना है और ये क्वेश्चन बार बार रिपीट करता है, वेरी इंपॉर्टेंट, लगा लीजिए इसे। भाग जो है अनुच्छेद, यह संविधान के भाग 4 ए का अनुच्छेद 51 ए में है। ये भी पूछा जाता है, जो कि बार बार पूछा जाएगा और पूछा ही जाएगा आपके एग्जाम में, ये आप लिख लीजिए। स्रोत, इसे तत्कालीन सोवियत संघ द्वारा लिया गया है, जो कि संविधान से लिया गया है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे लंबा मिट्टी का बांध हीराकुंड बांध किस वर्ष बनाकर तैयार हुआ था। तो यह किस वर्ष बनकर तैयार हुआ था ये बोला गया है, तो यह बनकर तैयार हुआ था 1957 में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि हीराकुंड बांध ओडिशा में महानदी पर बना है। इसका निर्माण 1948 में शुरू हुआ था और 1957 में तात्कालिक प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी थे। इसका उद्घाटन किया गया। अतिरिक्त तथ्य में आप देखेंगे इसकी कुल लंबाई लगभग 25.8 किलोमीटर है, जो इसे दुनिया के सबसे लंबे बांधों में से एक बनाता है। उद्देश्य क्या था इसे बनाने का, तो उद्देश्य था यह मुख्य रूप से बाढ़ नियंत्रण और बिजली उत्पादन के लिए बनाया गया था। राज्य यह उड़ीसा के संबलपुर जिले में स्थित है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, एक प्रकाश वर्ष का मान किलोमीटर में कितना होता है। तो ये किलोमीटर में बोला गया है, तो यह होता है 9.46 × 10⁻12। ये इस प्रकार 12 होगा, किलोमीटर में होता है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि प्रकाश वर्ष दूरी मापने की इकाई है। प्रकाश वर्ष एक वर्ष में जितनी दूरी तय करता है उसे प्रकाश वर्ष कहते हैं। अतिरिक्त तथ्य में देखेंगे कि यदि मीटर में बात करें तो ये 10⁻15 होगा, 9.46 10⁻15 मीटर में होगा। बड़ी इकाई, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक होता है। एक पारसेक में होता है 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। प्रकाश की गति जो होता है, निर्वात में प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कौन सा था। तो यहाँ पतन नगर की बात कही जा रही है, तो यह था लोथल। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है, लोथल किस नदी किनारे है, तो भोगवा नदी के किनारे। यह सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र और बंदरगाह था। अतिरिक्त तथ्य में देखेंगे आप कि इसकी खोज जो है 1954 में SR राव ने की थी। विशेषता क्या था कि यह यहाँ से गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिले थे। कालीबंगा यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले थे, जो कि कालीबंगा राजस्थान में है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है कि वायुमंडल की किस परत में मौसम संबंधित घटनाएं जैसे वर्षा बादल होती है। तो दोस्तों, यह होता है सारी घटनाएं क्षोभ मंडल में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि यह वायुमंडल की सबसे निचली परत, ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई 8 किलोमीटर और भूमध्य रेखा पर 18 किलोमीटर है।
अतिरिक्त तथ्य में आप देखेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, समताप मंडल में ओजोन गैस की परत पाई जाती है जो पराबैंगनी किरणों से बचाती है। हवाई जहाज़ जो है समताप मंडल में बादल नहीं होते हैं, इसीलिए यहाँ हवाई जहाज़ उड़ान सबसे सुरक्षित माना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। यहाँ विटामिन ए की बात कही जा रही है, तो इसका जो रासायनिक नाम है यह है रेटिनॉल। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि विटामिन ए आँखों की रोशनी और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए जरूरी है। अतिरिक्त तथ्य में देखेंगे कि कमी से रोग जो होता है रतौंधी रोग होता है और जेरोप्थेल्मिया होता है। और स्रोत कहाँ कहाँ से विटामिन ए आपको मिल सकता है, गाजर, पपीता, दूध, मछली का तेल विटामिन ए के लिए सबसे अच्छा स्रोत है, ये आपको याद रखना है। ये सारे चीज़ आप खाएंगे तो विटामिन ए आपको ज़्यादा मात्रा में मिलेगा। और थायमिन की बात कही जाए तो यह विटामिन B1 का नाम है, इसकी कमी से बेरी रोग होता है, ये आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट में रख लीजिए, ये 100% क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यह है भारत के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति को। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि अनुच्छेद 60 के तहत भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। उनकी अनुपस्थिति में सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठतम न्यायाधीश यह काम करता है। अतिरिक्त तथ्य में आप देखेंगे त्यागपत्र, राष्ट्रपति अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं, ये आपको याद रखना है क्योंकि यह क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। महाभियोग, राष्ट्रपति पर को हटाने के लिए प्रक्रिया अनुच्छेद 61, ये आपको याद रखना है। राष्ट्रपति को हटाने के लिए अनुच्छेद 61 यह पूछा ही जाएगा का द्वारा हटाया जाता, महाभियोग के द्वारा। न्यूनतम आयु राष्ट्रपति बनने की है जो वह 35 वर्ष है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है कि पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है। यहाँ पोंगल की बात कही जा रही है दोस्तों, तो यह तमिलनाडु का प्रमुख त्यौहार है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि पोंगल एक फसल उत्सव है जो जनवरी महीने में मनाया जाता है। अतिरिक्त तथ्य में आप देखेंगे कि जल्लीकट्टू, पोंगल के दौरान ही तमिलनाडु में जल्लीकट्टू सांडों को वश में करने वाला खेल का आयोजन होता है। ओणम, यह केरल का प्रमुख त्यौहार है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था। तो भारत छोड़ो के समय भारत का वायसराय थे लॉर्ड लिनलिथगो। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। उस समय लिनलिथगो भारत के वायसराय थे। अतिरिक्त तथ्य में आप देखेंगे कि गांधी जी ने इसी आंदोलन में करो या मरो का नारा दिया था, ये आपको याद रखना है। ऑपरेशन 0 आवर्स, आंदोलन शुरू होते ही बड़े नेताओं को गिरफ्तार करने के लिए सरकार ने ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन 0 आवर्स, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है कि रडार का पूर्ण रूप क्या है। तो रडार का पूर्ण रूप जो होता है ये आपको याद रखना है, रेडियो डिटेक्शन एंड रेजिंग, ये आपका रडार का फुल फॉर्म है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे, रडार उपयोग रेडियो तरंगों के माध्यम से दूर वस्तुओं जैसे विमान की स्थिति और गति का पता लगाने के लिए किया जाता है। अतिरिक्त तथ्य में आप देखेंगे कि सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है, यहाँ पे साउंड नेविगेशन एंड रेजिंग होता है, ये आपको याद रखना है। इसका उपयोग समुद्र के अंदर वस्तुओं का पता लगाने के लिए किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है कि सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। तो सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह शुक्र होता है। ये क्यों होता है, यहाँ पे आप अतिरिक्त तथ्य में देखेंगे, व्याख्या में देखेंगे। हालांकि बुध सूर्य के सबसे पास है, लेकिन शुक्र सबसे गर्म है क्योंकि उसके वायुमंडल में 96% कार्बन डाइऑक्साइड है जो गर्मी को सोख लेता है। अतिरिक्त तथ्य में आप देखेंगे उपनाम, इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन
और भोर का तारा या सांझ का तारा भी कहा जाता है, ये आपको याद रखना। शुक्र को घूर्णन, शुक्र और अरुण दो ऐसे ग्रह हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं, बाकी सब ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, नीति आयोग का अध्यक्ष होते हैं तो कौन होते हैं नीति आयोग के अध्यक्ष? तो ये होते हैं प्रधानमंत्री जी, जो कि हमारे प्रधानमंत्री हैं मोदी जी अभी वर्तमान में। व्याख्या देखेंगे, नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर किया गया था। इस प्रश्न का अतिरिक्त तथ्य देखेंगे। फुल फॉर्म, नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है? तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया होता है। उपाध्यक्ष होते हैं इसकी नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है उपाध्यक्ष की, ये आपको याद रखना है। वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे। हमारा अगला प्रश्न है कि भांगड़ा और गिद्धा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? तो भांगड़ा और गिद्धा जो हैं ये पंजाब के लोक नृत्य हैं। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि भांगड़ा पुरुषों द्वारा और गिद्धा महिलाओं द्वारा किया जाने वाला पंजाब का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। हमारा अगला प्रश्न है, मनुष्यों के रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो रक्त का पीएच मान जो होता है यह होता है 7.4। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे, रक्त थोड़ा क्षारीय होता है क्योंकि पीएच 7 से ऊपर होता है। उदासीन, शुद्ध जल का पीएच 7 होता है। अम्लीय, 7 से कम मान वाली वस्तुएं अम्लीय होती है, जैसा कि सिरका, नींबू। हमारा अगला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो यहाँ गौतम बुद्ध की बात कही जा रही है, तो यह पहला उपदेश सारनाथ में दिए थे। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि गौतम बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने अपना पहला उपदेश वाराणसी के पास सारनाथ में दिया था, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। इनका जन्म जो हुआ था ये लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। ज्ञान प्राप्ति हुआ था बोध गया में निरंजना नदी के तट पर। मृत्यु जो हुआ था ये कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था, ये आपको याद रखना है। और इनके मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा जाता है, ये आपको याद रखना है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि यह दिन हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। अतिरिक्त तथ्य में आप देखेंगे, भारत का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है। पुराना नाम इसका था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो इसका संबंध जो है यह है भाषाएं से। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि 8वीं अनुसूची में भारत की आधिकारिक भाषाओं का उल्लेख है। वर्तमान में इसमें 22 भाषाएं शामिल हैं। अतिरिक्त तथ्य में आप देखेंगे, मूल रूप से शुरू में संविधान में केवल 14 भाषाएं थी। दल बदल कानून यह 10वीं अनुसूची में है, ये आपको याद रखना है, ये आपके एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो कंप्यूटर का मस्तिष्क बोला जाता है सीपीयू को। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि सीपीयू कंप्यूटर के सभी निर्देशों को प्रोसेस करता है और कंट्रोल करता है। हमारा अगला प्रश्न है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा किसने दिया था? तो यह दिया गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, उससे पहले आप इस प्रश्न का व्याख्या देखेंगे। तिलक को भारतीय अशांति का जनक भी कहा जाता है। उन्हें केसरी और मराठा समाचार पत्र शुरू किया था, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो भारत का दक्षिणतम बिंदु जो है यह है इंदिरा पॉइंट, ये आपको याद रखना है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि इंदिरा पॉइंट अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का ग्रेट निकोबार में स्थित है। मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी तमिलनाडु है। उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल लद्दाख है, ये आपको याद रखना है। ये सारे पॉइंट आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। हमारा अगला प्रश्न है, सफ़ेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है? तो सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है
थाईलैंड को। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि थाईलैंड में सफ़ेद हाथी पवित्र माने जाते हैं और कहा जाता है वहाँ के राजशाही का प्रतीक भी है, ये भी आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? तो कोशिका की आत्मघाती थैली लाइसोसोम को कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। और इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। जब कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती है तो लाइसोसोम फट जाता है और उसके एंजाइम अपनी ही कोशिका को पचा लेते हैं। अतिरिक्त तथ्य में देखेंगे कि इसे कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो रक्त समूह की खोज किया गया था कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि उन्होंने 1900 में ए, बी और ओ रक्त समूह की खोज की थी। अतिरिक्त तथ्य में विलियम हार्वे, इन्होंने रक्त परिसंचरण की खोज की थी। और यूनिवर्सल डोनर जो था वो किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है ओ निगेटिव को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। और यूनिवर्सल रिसीवर किसे कहा जाता है, ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे। डोनर तो हो गया ओ निगेटिव, और रिसीवर कौन है ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे। हमारा अगला प्रश्न है, जापान की मुद्रा क्या है? तो जापान की वर्तमान में जो मुद्रा है वो दोस्तों है एन, ये आपको याद रखना है। हमारा इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि युआन चीन की मुद्रा है, टाका बांग्लादेश की है और जापान का एन है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो दोस्तों राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं, ये आपको याद रखना है। और इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे जो कि एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। भारत का उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा के कार्यवाही संचालन करता है, हालांकि वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होते हैं। अतिरिक्त तथ्य में देखेंगे राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, जबकि लोकसभा 5 वर्ष की होती है, ये आपको याद रखना है। और अस्थाई सदन जो है राज्यसभा कभी भंग नहीं होता, ये आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, ये पूछा जाएगा, राज्यसभा कभी भंग नहीं होता है। तो दोस्तों यहीं पे हमारा इस सेट का 25 क्वेश्चन पूरा होता है जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण थे। और ये सारे के सारे एग्जाम आपके लिए काफ़ी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए इन वीडियो को आप बार बार देखें ताकि आपको याद हो जाए, और हो सके तो अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें। तो अब हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।